क्या डाउट था एंजल? अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है एंजल, देख ओम्स लॉ के अंदर क्या था हमारा हिसाब किताब, वो कहता था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। जो v है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के। v क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। i क्या होता है? करंट। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, अगर करंट बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटा तो करंट भी घटेगा। इसको मैंने आपको कैसे समझाया था? बच्चे एक बात बताओ, अगर आपने छोटी बैटरी ली है तो ऑब्वियस सी बात है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। अगर छोटी बैटरी ली है तो अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो उसमें से करंट जो निकलेगा वो भी कम होगा, है ना? अगर मैं आपको बोलूं ये इतनी सी बैटरी ले और घर की पूरी लाइट जला दे, इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है। अगर मैं बोलूं इस वाली बैटरी से पूरे घर की लाइट जलानी है, क्या जला सकते हो? नहीं। ये रिमोट बड़ी मुश्किल से चलता है, 2 बार तो दबाना पड़ता है ना? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उसका लो है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है इसका मतलब उसमें से करंट जो निकलेगा वो भी कम निकलेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाई कर दें, आपने घर में इन्वर्टर देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज होती है। बैटरी बड़ी क्यों है? क्योंकि उसको करंट ज्यादा चाहिए। करंट ज्यादा के लिए उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा प्रोड्यूस करना है। अब बात आती है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। ये बात समझ गई आपको? और एक बात ये भी आई कि ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा किया, मतलब आपके पास एक छोटी बैटरी थी, आपने बैटरी डबल कर दी, 2 बैटरी लगा दी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। एंजल कैसे? दोबारा बोलना। बेटा तेरे पास एक बैटरी थी, मान ले तेरे पास ये एक बैटरी है, एक बैटरी है, ठीक है? ये निकालती है 1.5 एम्पेयर का करंट, ठीक है? अगर मैं इसको 2 कर दूं तो क्या इसका करंट डबल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्यों होगा डबल? क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी डबल होगा। क्लियर हुई बात? हाँ। ठीक है, तो इधर देख, अब उसको देख, रिकॉर्डिंग अपना वो ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दो। देख पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल है तो करंट भी डबल हो रहा है। तो अगर मेरे को एक बात बता, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दूं तो क्या करंट हाफ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। बस कहानी खत्म होगी। और बोलो उसमें फिलामेंट क्या होता है? क्या? फिलामेंट। फिलामेंट, ओके ठीक है, समझ गया समझ होता गया। है। हाँ बल्ब में होता था, पहले वाले बल्ब में होता था, आजकल वाले बल्ब में नहीं होता। देख ऐसे बल्ब होता था ना पहले, ये वाला बल्ब देखे ऐसे गोल सा होता था? नहीं। नहीं देखा? जो ये चीज होती थी ना वो फिलामेंट होती थी। पीला वाला ना? टंगस्टन से बनती है ये। प्रथम ने देखा होगा। टंगस्टन एक कह सकते हैं एक एलॉय सब्सटेंस होता है, उससे बनती है, ठीक है? टंगस्टन से। पहले वाले जो बल्ब आते थे 100 वॉट के बल्ब, उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे अपनी मम्मी पापा से पूछोगे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। आप लोगों ने तो एलईडी और सीएफएल देखी होगी ना, उससे पहले जो येलो कलर के बल्ब आते जो बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे, उसके अंदर टंगस्टन लगा हुआ था, ठीक है? सर इसकी आउटर कवरिंग ग्लास की होती थी ना? इसकी आउटर कवरिंग ग्लास की होती थी, इसके अंदर नाइट्रोजन होता था। घर में पड़ा हुआ है। हाँ, इसके अंदर नाइट्रोजन होता था। और नाइट्रोजन क्यों होता था? ताकि जो ये फिलामेंट है, ये जो टंगस्टन है वो कोरोड ना हो जाए, ठीक है? ऑक्सीडाइज ना हो जाए। जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होगा बल्ब फट जाएगा, फिलामेंट टूट जाएगा, ठीक है? एल्विन जब उसने बेचारे ने बनाया होगा, एल्बर्ट किसने बनाया था? थॉमसन ने बनाया था इसको। थॉमसन अल्वा एडिसन। अल्वा एडिसन, थॉमसन अल्वा एडिसन ने बनाया था। बेचारे को बहुत दिक्कत हुई थी इसके अंदर, क्योंकि उसके बल्ब बार बार फट जाते थे। तो उसने दिमाग लगाया भैया कि इसके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जाता है वो फिलामेंट तोड़ देता है, टंगस्टन तोड़ देता है। तो उस हिसाब से उसने लगाया कि भैया उसको पहले खाली छोड़ना पड़ेगा, इतनी जगह वो खाली छोड़ूंगा, उसके बाद उसके अंदर एक ऐसी गैस भरूंगा जो कि उसको रिएक्ट ना करने दे। तो इसके अंदर वो हीलियम भी भर सकते हैं, नाइट्रोजन भी भर सकते हैं। इन 2 गैसेस का लोग यूज करते हैं, आज की डेट में भी करते हैं। बल्ब आज भी बनते हैं, बल्ब बंद नहीं हुए, बंद। और बोलो। बस भैया और डाउट नहीं है मेरे तो।
एक डाउट है नैना का, ठीक है। नैना कहती है सर वो जो आपने रेजिस्टेंस वाली बात समझाई थी उसमें टेम्परेचर की क्या बात थी वो समझा दो। बेटा टेम्परेचर की बात थी, जरा देखो टेम्परेचर वाली बात क्या थी कि बच्चे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, समझ रहे हो। एक्चुअली ये दो बातें हैं, दो अलग अलग तरीके से बात है। अगर आपका रेजिस्टेंस हाई है, पहले से ही हाई है, तो उसके अंदर से करंट ज्यादा निकलेगा। हम इसी चीज के ऊपर अपनी हीटिंग प्रोसेसेस करते हैं। जैसे हीटिंग प्रोसेस मतलब आयरन हो गया, उसमें ऐसा मटेरियल लगाया, आयरन के अंदर एक ऐसा मटेरियल लगाया, निकल लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा क्रिएट होगा उतना ज्यादा हीट मिलेगी अपने को। ऑब्वियसली वी नीड हीट इन इट, ठीक है। गीजर हो गया, उसमें एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो हीट ज्यादा निकाले, इलेक्ट्रिसिटी को खा जाए और हीट निकाले। हीट तो चाहिए उसके अंदर हमें। दूसरी बात होती है अगर आप लोग हीट ऊपर से दे रहे हो, टेम्परेचर आज की डेट में जैसे 48-50 हो जाए, तो आपको ना बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, टेम्परेचर राइज करेगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, तो तार के वायर जो है उसके टूटने के जो वायर जो है वो टूट जाएगी, गिर जाएगी। तो ऑब्वियसली आपके घर के अंदर इस वायर से करंट आ रहा था, बीच में से टूट गई, इसके साथ घरों की लाइट गई। समझ रहे हो। हीट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसकी वजह से उसके अंदर हीट बढ़ेगी, तार के अंदर ऊपर से हीट, ठीक है, और अंदर से हीट जा रही है, तो हीट इतनी होने के कारण कोई भी जो मटेरियल है उसका वो सारा बर्न आउट हो जाएगा, या कह सकते हैं पिघल जाएगा, वाला टाइम भी पिघल जाएगा और गिर जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके डन। एनी अदर डाउट? यहां तक क्लियरिटी है जितना हमने पढ़ाया? फिर इसके आगे चलेंगे, इससे पहले आगे नहीं चलेंगे हम लोग। बताओ जल्दी बोलो। नहीं सर। भैया एक ना थ्योरी है, if the resistance is doubled the current gets half, and if resistance is half and the current gets doubled, thus the strength of an electric current in a given conductor depends on two factor, potential difference and resistance। ये समझाना एक बार। क्वेश्चन का है ये पेज नंबर 14 पे ना थ्योरी है लिखा हुआ है, वहां पे रेजिस्टेंस लिखा है, रेजिस्टिविटी लिखी है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मैं एक बार देख लेता हूँ। पेज नंबर पेज 14 नंबर 14, एकदम ऊपर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के ऊपर। द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट हाफ, ये कह रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक तो है। सर ये तो वही आपने पागल बनाने वाली बात बताई थी कि उससे कुछ मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बन रहे हैं ना बच्चे, पागल बन रहे हैं तो समझानी पड़ेगी। देखा, v इज इक्वल टू आई था, यार v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, याद है। हाँ डायरेक्टली याद है, प्रोपोर्शनल में साइन लगाया था, इक्वल टू का साइन लगाया था, इनटू r लगाया था, याद है। याद है, याद है। अब तू रेजिस्टेंस को करंट से कंपेयर कर रहा है, तो इसका मतलब करंट को मानना चाहता है, वोल्टेज को हटाना चाहता है, तो करंट इसके सामने लाएगा रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस को नीचे लेके जाना पड़ेगा, याद है। करंट का फॉर्मूला मांग रहा है ना तू, दोनों के बीच में लिंकेज मांग रहा है, दोनों का कह सकते हैं उनके बीच में वो मांग रहा है, लिंकेज मांग रहा है, ठीक है, रिलेशन मांग रहा है। तो रिलेशन मांगने के लिए उनको इक्वल टू में रखना पड़ेगा। सीधी सीधी सी बात है, भाषा समझ आ रही है भाई साहब। करंट अगर डबल करोगे तो रेजिस्टेंस को देख इफेक्ट, हाफ हो जाएगा। करंट डबल करेगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, वही वाली बात है ना, लिंकेज उल्टी हो जाएगी एक तरह से। फॉर्मूला ये- है भाई, फॉर्मूला अरे वही का वही फॉर्मूला है। तो समझ गया, ये द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड होता है, मैं ये पूछ रहा था। देख वंस अगेन मैं फिर से बोलूंगा, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, डिपेंड करता है, अगर आपने चीज चेंज करी है तो उसका रेजिस्टेंस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। जो ये केस है ना, इस केस में दो चीजें हैं, ठीक है, इस केस में दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि भैया करंट के बारे में बात कर रहे रेजिस्टेंस के साथ, जितना ज्यादा हाई करंट रहेगा उसके हिसाब से कह रहा है भैया उसका रेजिस्टेंस उतना हिसाब से चलेगा, ठीक है। अगर करंट ये है तो वो डबल, ये हाफ, ये वाली बात कर रहा हूँ। और क्या हिसाब किताब था। ये दूसरी बात ये हो सकती है हमने मटेरियल दोनों चेंज कर दिए, करंट चेंज आ रहा है, तो उसके भी फर्क पड़ता है फिर, ठीक है। ओके अदरवाइज रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट ही मानते हैं, बस चार चीजों के ऊपर इफेक्ट आता है रेजिस्टेंस का, उससे ज्यादा नहीं। और बोलो।
और कोई स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, कर ना पाए हो आप लोग तो बताइए। रेजिस्टेंस में बच्चों को दिक्कत आती है, आपको आई है, देयर इज नो प्रॉब्लम, मैंने सारे समझा दिए, ठीक है। लेंथ समझा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया फिर से समझ लिया, टेम्परेचर आपने फिर से समझ लिया, एक जो बचा है वो कौन सा था, मटेरियल, मटेरियल के बारे में मैंने आपको फिर से बता दिया, ठीक है। और आपको मैंने डेरिवेशन भी करवा दी एक तरह से उसकी, ठीक है, रेजिस्टेंस की। तो उसके बीच में जो रो आया था, रो याद है, अब इधर ना आर इज डायरेक्टली इक्वल टू एल अपॉन ए, तो डायरेक्टली इक्वेशन का साइन आया था, तो इक्वल टू का साइन आया था, फिर साथ में रो आया था। अब ये जो रो है, सार्थक इस रो को क्या बोलते हैं? सार्थक इस रो का क्या नाम होता है? यस सर। यार रो, ये जो रो है, आर इक्वल Yes, टू sir. रो इंटू एल अपॉन ए, रो का क्या मतलब, क्या होता है, ये है क्या, नाम क्या है इसका, रो का? सर मतलब क्या हुआ सर क्वेश्चन? अरे किसका सिंबल है रो? सर कांस्टेंट का है। हाँ कांस्टेंट, ऑब्वियसली रो इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट है ये, लेकिन किसका प्रोपोर्शनेट है ये? ठीक है, प्रोपोर्शनेट जो है, जो ये कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है? रो का नाम होता है रेसिस्टिविटी। सर उसका सिंबल है ना। रो इज अ सिंबल ऑफ रेसिस्टिविटी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अच्छा। ठीक है। ये रो एक सिंबल है, जो कि हल्का सा गलत बना है मैंने, ठीक है, ये ठीक है लगभग। तो ये रेसिस्टिविटी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं रेसिस्टिविटी के आप लोगों से। रेसिस्टिविटी क्या कहता है? आपको लिंकेज तो मैंने बता दिया, वंस अगेन पूरे का पूरा लिंकेज आप लोगों को मिल गया। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो आप लोग इसमें से? हाँ हाँ। मैं निकाल के दे देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये रेसिस्टिविटी है, जिस चीज का फॉर्मूला निकालना है उसको अलग करना है, इसका मतलब साथ में एल दे रखा है, अपॉन में ए दे रखा है, यहाँ पे एल मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया। ए इधर यहाँ डिवाइड होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इधर क्या आ जाएगा, रो। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल अपॉन में लेंथ ऑफ द मटेरियल, कंडक्टर, ठीक है। बात समझ आई? सर इसको उल्टा लिख दो फिर। उल्टा क्यों करें? उल्टा क्यों करें? और इसकी नहीं मैंने सर आप लोगों को एक्सट्रा, इसकी एक्स्ट्रा यूनिट निकालनी सिखाई थी, याद हो तो? हाँ याद है भैया, बताऊं? याद है? एक बार फिर से मैं बताता हूँ आप लोगों को, कोई बात नहीं भैया। रेसिस्टेंस की क्या होती है, ओम, उल्टा मटका। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, तो मीटर से तो मीटर स्क्वायर कट गया, मतलब स्क्वायर का 2 कटा, बस यहाँ बचा ओम मीटर, मीटर। ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की एक्स्ट्रा यूनिट क्या हुई, ओम मीटर, क्लियर है? यस सर। सिंबल देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, इसका एक्स्ट्रा यूनिट देख ली इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक नीचे पेज नंबर 22 में एक स्टेटमेंट लिखी है, वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ जहाँ ऐसा यूनिट लिखे है ना रेजिस्टेंस की, वहीं पे लिखा है, यहाँ पे करके सबसे एंड में, पेज नंबर 22 के एंड पे देखो जल्दी। कहता है द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। कह रहा है लेंथ कितनी है, क्रॉस सेक्शन कितनी है, कह रहा अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस को, रेसिस्टिविटी को। क्यों नहीं पड़ता? अरे क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है भाई लोग, वो तो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को खास फर्क पड़ता है, उसका नाम ही कांस्टेंट है, इट विल रिमेन सेम, दुनिया पलट जाए इट विल रिमेन सेम। लेकिन ऑब्वियसली उसके खुद के कुछ फैक्टर्स होंगे, उसके फैक्टर्स भी देखें। कह रहा है इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। भैया ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किस किस के ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि आपने एल्यूमिनियम की चीज ली है, सिल्वर की ली है, या गोल्ड लिया है, या कॉपर लिया है, ठीक है। ऊपर लिखे हुए इफेक्ट्स ऑफ रेसिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ रेसिस्टिविटी, दोनों के इफेक्ट में बच्चे 99% कंफ्यूज होते हैं।
और पेपर में पूछते हैं वो लोग बहुत चालाक बन के रेसिस्टिविटी का, बच्चे लिख के आते हैं रेसिस्टेंस का, ठीक है, पूरा 0 मिलता है। मैं लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा होता है लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा होता है टेम्परेचर, चौथा होता है मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल यूज। वेयर एज रेसिस्टिविटी के खाली 2 ही होते हैं, क्योंकि भैया लेंथ और एरिया का तो वो एक तरह से क्या है, कांस्टेंट है, तो वो थोड़ा होंगे इसके इफेक्ट, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकते उन चीजों का, लेकिन इस पे टेम्परेचर पे इफेक्ट आता है सर और पर ऐसा नेचर क्यों ऑफ है? मटेरियल। क्या कैसा क्यों है बताओ? सर वो रेसिस्टिविटी इन पे डिपेंड क्यों नहीं करता, एरिया और इस पे लेंथ पे? बिल्कुल, एक सेकंड रुक जा, पहले बच्चे लिख लें फिर से मैं समझाता हूँ। रेसिस्टेंस का वो सिंबल होता है आर, रेसिस्टिविटी का होता है रो, ठीक है। रेसिस्टेंस का SI होता है ओम्स और इसका होता है ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और इसके फॉर्मूला में तो लिंकेज है ऑब्वियसली, देयर इज द रिलेशन बिटवीन, या नीचे रिलेशन लिख लो, रिलेशन बिटवीन आर एंड रो, सही। ठीक है। रिलेशन क्या है इसका? रिलेशन जब भी आपसे पूछे यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ दैट, ठीक है। किसका, किसके फिर बीच का, SI यूनिट इसके लिख बीच देंगे में ना, उसमें SI कितना है? यूनिट। नहीं बेटा, वो रिलेशन थोड़ा है, आप रिलेशन लिखो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये है इसकी रिलेशन, ठीक है। हो गया आप लोगों को ये सारा हो गया, डन हो गया, ऊपर वाला खत्म। नीचे देखो, अब बच्चा पूछ रहा है कि सर रो का आर से डिफरेंस क्यों है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चा ये पूछ रहा है सर लेंथ और एरिया में उसका क्यों फर्क पड़ रहा है। बेटा उसका लेंथ और एरिया में इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो भाई साहब रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था। हमने क्या करा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा दिया। बच्चा समझ आ रहा है जो समझा रहा हूँ? सुन रहे हो मेरी बात को? अब ये हम सुन लोग रहे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन लाना चाहते हैं। अब इक्वल टू का जो साइन है, ही नीड ब्राइब, रिश्वत चाहिए। हमने बोला क्या, कहता मेरा नाम होना चाहिए। मैंने कहा नाम का क्या करेगा, कह रहा मेरा नाम आना चाहिए फॉर्मूला में। मैंने कहा क्या चाहता है, कह रहा मेरा भी नाम हो, प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट, कह रहा मेरा कोई काम नहीं होगा उसमें, आई नीड ओनली नेम। मैंने कहा दे देंगे नेम, ठीक है, फॉर्मूला भी देंगे उसके अंदर। रेसिस्टिविटी जो आई इज अ प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट, रो इज प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट, ठीक है। देखो जरा सार्थक, स्वामी अब समझ आया तेरे को क्या पूछ रहा था मेरे से? अरे मैंने सर सार्थक मैंने पूछा था सर। सार्थक ने पूछा था, चलो कोई बात नहीं। अब समझ आया, लेकिन सार्थक मैं ये पूछ रहा हूँ, यस। अब भी नहीं आया तो बोल, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। अब भैया ये बात समझ आई कि रेजिस्टेंस के अंदर लेंथ और एरिया का तो फर्क आता है, लेकिन रेसिस्टिविटी में नहीं आता, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो है इज अ प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। कांस्टेंट जब जिसके बीच में आता है उसका उनके से कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो उनका कांस्टेंट होता है। हाँ किसी और से उसका लेना देना हो सकता है, लेकिन उनके बीच में वो कुछ नहीं कहेगा, चुप बैठेगा, क्योंकि वो वहां पे कांस्टेंट है। बाकी कहीं पे कुछ भी करे, भाई उसको टेम्परेचर से दिक्कत है, लिख दिया, ठीक है। रेसिस्टिविटी कहता है तुम टेम्परेचर से हेर फेर करोगे, मैं बढ़ जाऊंगा, हर्ट हो जाऊंगा, मेरे को फिर मत बोलना, मेरी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि आप तुमने जो टेम्परेचर है बढ़ा दिया घटा दिया। मटेरियल घटिया ले लिया, मैं नाराज हो जाऊंगा, मटेरियल बढ़िया लिया, मैं खुश हो जाऊंगा। डिपेंड करेगा, कह रहा मेरा इफेक्ट डिपेंड करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। लेंथ और एरिया के बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उनका कांस्टेंट हूँ, चुप बहना पड़ता है, स्लीपिंग हुआ वहां पे। यहाँ पे मेरे को दिक्कत होती है, मैं बोलूंगा। और बोलो,
तो सर जब हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टिविटी की कोई वैल्यू लगाते हैं ना हम, या नहीं लगाते? जो दे रखी होगी वो टेप देंगे। हमेशा दे रखी होती है ना? हाँ दे देंगे, क्या दिक्कत है। ये पेज वैसे तो 23 एक पे है, आध- लर्न तो नहीं कर रही है ना इसको हाँ, रेजिस्टिविटी की वैल्यू। यार ये ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है ना, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग इतने सारे याद थोड़ा कर करके देंगे, जो वो पूछेगा हम उसको बोलेंगे ला देख, वैल्यू दे देगा, पुट कर दूंगा। छोटे से बच्चे हम लोग, छोटे छोटे। उससे हमें हमसे उसने पूछना होगा तो हमें वैल्यू वो देगा। इतनी सारी वैल्यू थोड़ा याद करके रखेंगे यार, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे मेटल्स हैं, सबकी याद थोड़ा करके बैठेंगे। सबकी डिपेंड करती है ऑब्वियसली, मैंने बोला ना मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो पेज नंबर ये 7 वाले पेज 223 के ऊपर 23 के ऊपर आप देख सकते हो सिल्वर की अलग, कॉपर की, एल्यूमिनियम, टंगस्टन सबकी ठीक है। सबसे कम सिल्वर और कॉपर की है, और उसके बाद बढ़ती जाती है। निक्रोम भाई साहब की देखो 110 है ना। निक्रोम किसमें यूज होगा? प्रेस पे। उसका काम ही है रेसिस्टिविटी बड़ी करना, उसका काम ही है इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज करना, उसका काम है हीट जनरेट करना। ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होगी, रेसिस्टिविटी हाई होगी, तभी तो कहीं जाके उसमें से हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने से तो हम प्रेस कर सकते हैं इस चीज को। तो प्रेस पे तो माइका यूज नहीं होता। क्या प्रेस में क्या यूज नहीं होता? सर माइका, सर सुना था मैं। माइका तो बेटा तेरा माइका होता है ना, हाँ वो तो वो तो लकड़ी। लकड़ का यूज होता है। हाँ भैया, माइका का यूज। हाँ बोलो। कंडक्टर्स के बाद सेमी कंडक्टर्स लिखा है, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर पे थोड़ा थोड़ा बढ़िया तरीके से नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन ना ही करवाते हैं और मना भी नहीं करते। जर्मेनियम और सिलिकॉन है एग्जांपल। जर्मेनियम देख रहा है बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है, 0.6 ओम मीटर, मतलब एक्चुअली बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, 0.6 बहुत ज्यादा है उनके हिसाब से। वो लोग -8 ओम मीटर में चल रहे हैं, ये सीधा 0.6 ओम मीटर आ गया, बहुत ज्यादा है। मतलब कि इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस, मतलब कि उसमें से पास ऑन होना बहुत कम हुआ, बहुत ही कम। अगर जर्मेनियम की सिलिकॉन देख 0.6 ले। है तो सिलिकॉन की तो 2300 है। सिलिकॉन की जर्मेन 2300 न्यूटन मीटर, सॉरी ओम मीटर, तो वो भी बहुत ज्यादा है। बहुत लगभग मना ही कर रहा है ये, अच्छा। कह रहा थोड़ी बहुत करवा दूंगा, थोड़ी बहुत ही इच्छा रखना, मैं से ज्यादा मत करना। ये बाकी तो इंसुलेटर है, आप लोगों को इंसुलेटर का पता है। और सर इन्होंने पेपर ड्राई दे रखा है, वेट क्यों नहीं? क्योंकि वेट कंडक्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बच्चा, पेपर अगर उसके अंदर वाटर होगा, आयनाइज वाटर होगा, तो ऑब्वियसली वो तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए ड्राई दिया उन्होंने। और बोलो। बस भैया। ठीक है सर, जहां तक की बात समझ आई, पेज नंबर 24 निकालो और ये रीड कर दो, मैंने आप लोगों को बता दिया। रेसिस्टिविटी जितनी हाई होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट वेस्ट होगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा वो हीट कंज्यूम करेंगे, उतनी ज्यादा हीट निकालेंगे। तो मतलब कि हीटिंग अप्लायंसेस जिसके अंदर से अपने को हीट चाहिए होती है, वहां पे हम हाई रेजिस्टेंस वाली कंडक्टर्स को, देयर शुड बी कंडक्टर ओवर देयर, कंडक्टर नहीं होगे तो हीट भी नहीं जनरेट करेगा, क्योंकि वो करंट ही नहीं अप्लाई करवाएगा अपने ऊपर। ठीक है, कहीं आप ये मत बोलो सर रेसिस्टिविटी हाई किसकी है, रबड़ की है, लिख देते हैं रबड़। यार रबड़ लिख देगा तो वो हीट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी ही पास ऑन करेगा अपने अंदर से। तो अपने को ऐसी चीज चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन तो करे, रेसिस्टिविटी लेकिन हाई हो उसकी। हाई भी क्यों हो? क्योंकि वो हीट में चेंज कर दे। आज की डेट में आप लोग देखते होंगे, आपके पास जो बल्ब आते हैं, 5 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट के बल्ब में तो बहुत रोशनी आती है, 20 वॉट की एक बड़ी सी एलईडी लाइट है जिसमें तो बहुत रोशनी आ रही है आज की डेट में। पहले की डेट में इतना सा बल्ब आता था 100 वोल्ट का, ओ माय गॉड, 100 वोल्ट का। और आज की डेट में जो 10 वोल्ट का बल्ब है ना, उसकी जितनी लाइट देता था। अब आप बताओ बाकी लाइट कहाँ गई? बाकी इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी उसने ली हमसे, ये 90 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ली उसने हमसे, तो बाकी वो क्या करके आया? वो रेजिस्टेंस था ना। रेसिस्टिविटी उसकी बहुत हाई थी, तो हाँ उसमें से बल्ब में से हीट निकलती थी।
समझ रहे हाँ हो? सर, तभी वो बल्ब ना बहुत गर्म होते थे जब टच करते थे उसको तो। हाँ, उसको फाड़ना बहुत आसान है, पानी फेंक दो फट जाएगा। हाँ हाँ भैया, एक इनके ऊपर इतना वो नहीं है। पॉइंट 2 लिखा हुआ है, एन अलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। हाँ, इवन एट हाई टेम्परेचर जो एलॉय है वो ज्यादा मतलब कि अच्छे से वो उसमें नहीं जाते, ऑक्सीडेशन में नहीं जाते, इसलिए हम लोग इनको यूज भी कर लेते हैं। Okay, ठीक है। कह रहा है nichrome does not undergo oxidation easily even at a high temperature due to nichrome heptide hold without burning or breaking in air। ठीक है, ये alloy है तो ये हीटिंग एलिमेंट है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। जैसे इलेक्ट्रिक आयन होगी, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल होगी, रूम हीटर हो गया, वाटर गीजर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, इन सब चीजों में नीक्रोम का यूज करते हैं हम लोग। आपने देखो रिंग 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 बने नहीं होते वो ऐसे, हेयर ड्रायर में बहुत सारी चीजों में बने हुए होते हैं, हेयर ड्रायर में सब में ही बने होते हैं मैक्सिमम। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करती है, पीछे पंखा लगा देते हैं, ये हीट जनरेट करेगा, पंखा चला देंगे, यहाँ पे हीट निकल जाएगी। सिंपल मैकेनिज्म है। हेयर ड्रायर में भी होता है, रूम हीटर में भी यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो प्योर मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो उनसे लो होती है, किनसे? एलॉय से। ठीक है, एलॉय जो है यार ऑब्वियस ही बात है, ध्यान से बात समझो, एक प्योर मेटल है वो अच्छे से कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, या एक नकली सा मेटल हमने बनाया हुआ उसके अंदर दो तीन मेटल को मिक्स करा हुआ है, एक तरह से एलॉय बनाया हुआ है, वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है? बताओ। प्योर मेटल करेगा। प्योर मेटल करेगा, इसलिए प्योर मेटल की रेसिस्टिविटी कम होती है और जो एलॉयज होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, इसलिए हीटिंग अप्लायंसेस के अंदर हम एलॉयज का यूज करते हैं। ठीक है, चले आगे। भैया, हीटिंग बोलो। अप्लायंसेस में अलॉय इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और वो हीटिंग हाई इफेक्ट होती है, देते हैं। वो हीटिंग इफेक्ट देते हैं। अच्छा ठीक। ठीक है, लेकिन अगर अपने को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो हम एक ऐसा मेटल ढूंढेंगे, ऐसा एक प्योरस मेटल ढूंढेंगे जो कि रेजिस्टिविटी बहुत लो हो, उसकी ना के बराबर हो, बिल्कुल ही कम लेता हो। इसलिए हम जो वायर्स बनाते हैं वो कॉपर और सिल्वर की बनवाते हैं। आप लोग ध्यान से देखो, कॉपर और सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे ज्यादा कम है, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम्स मीटर है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। बाकी सबकी तो बहुत हाई है यार। अब निक्रोम की तेरी 110 के आसपास, 110 115 के आसपास हो गया, अप्रॉक्स 110 है। ठीक है, निकल आयरन की भी वही है वैसे तो, लेकिन आयरन में दिक्कत आ जाती है, आयरन टूट जाता है, टूटने की ज्यादा संभावना है आयरन की ना। आयरन में से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कराएगा तो वो रेड हॉट हो जाएगा, उसमें टूट जाएगा, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा मतलब। क्लियर है? कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ। सैंपल प्रॉब्लम करनी है सैंपल प्रॉब्लम बंद कर लो, 24 की। बहुत इजी है, पेज नंबर 24 पे सैंपल प्रॉब्लम 1 है। जो चीजें उनको पुट करना है बस काम खत्म हो जाएगा। टू नहीं करे क्या कॉन्सेप्ट सर? पहले बंद कर लेते हैं फिर 2 पे देख लेते हैं, पहले 1 ही करते हैं। कहता है कॉपर वायर है हमारे पास, वायर एरी, लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है अंकल की 1.7 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एरिया है क्योंकि ये लेंथ है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 0.02 ओम, 2 आर into जो है उसकी, 10 एल हो गया 2 मीटर, एरिया हो गया 1.7 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस होगी उसकी 0.02 ओम। ठीक है, भैया 0.002। -2 है। हाँ हाँ 0.0, क्यों भाई? 2 into 10 2 भी -2 ही रहने दो।
वही रहने दे, वैसे तो कट हो जाएगी वैसे की वैसे। हाँ -2 रहने दे। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, याद है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। निकालना क्या अपने को, रो निकालना है ना, नया फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है रो की, अच्छा इसी फॉर्मूला से करेंगे। एक ही फॉर्मूला याद रखो, रो का नया फॉर्मूला याद मत रखना, वो तो हम तोड़ मरोड़ के कर ही लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू रो कितना है पता नहीं, एल कितना है, लेंथ कितनी है उसकी 2 मीटर, एरिया कितना है उसका 1.7 इंटू 10⁻⁻6, निकालना क्या ओम। अंकल को अकेला रख दो, ये यहाँ मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड, यहाँ डिवाइड हो रहा है उसको मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻² इंटू 1.7 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इज इक्वल टू ओम। 2 से 2 गया, 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर रो आ गया, ठीक है। इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी क्या होगी 1.7 इंटू 10⁻8, 1.6 होती है ना वैसे, आपने देखा हो तो। हाँ हाँ हाँ, अभी आप 1.6 अभी चार्ट देख रहे हो, तो वो पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग सेम होता, ठीक है। ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम 2 जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा लेंथी है, आप लोग खुद ट्राई करो इसको एक बार, इजी है। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास अभी परसों ही लेते हैं, अच्छा क्योंकि बच्चे मुझे क्लास से थोड़ी देर पहले ही खाली नोट सेंड कर रहे हैं। भाई थोड़ी जल्दी करो नोट सेंड, ताकि हम लोग रेगुलर क्लास ले सके डेली, ओके सर। ठीक है। सर आपको जब सर, क्लास मैंने तो ले लेना भेज दिया। तब बता दिया करो, उससे पहले नोट्स आ जाया करेंगे। सर मैंने तो ठीक है भेज भाई, हाँ जी। सर मेरे देख लिया तुमने? भैया एक टाइम फिक्स कर लो ना कि उससे पहले भेज दे। ठीक है, कल मेरे को शाम से पहले सर। सारे नोट भेज दो। हाँ बोलो। ठीक है। ओ हाँ आपको बोलो। भेजना भूल गया, भेज दिए। आपको भेजना भूल गया था। हाँ तो भेजो। अभी भेज नहीं, नोट्स ली जो हाँ। भी आपने टेस्ट लिया था। अरे हाँ, वो तो अभी भेजना, रिकॉर्डिंग क्लास ऑन के है बाद ही सर। भेजनी है। अच्छा ओके,